चलिए, भारत का भूगोल में हम लोग नदी जल विवाद आज नया टॉपिक लेकर आए। वेलकम, सभी का स्वागत करते हैं इस टॉपिक में। तो नदी जल विवाद को हम दो भागों में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश के बीच में नदी के संबंध में, और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद उसको कहते हैं जो देश के अंदर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद में सबसे फेमस है सिंधु नदी जल विवाद। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है और इस विवाद का कारण है जल का बंटवारा। जल का बंटवारा ही है, बंटवारा को लेकर है। पाकिस्तान कहता है कि भाई हमको इतना पानी दीजिए, या पाकिस्तान जो है भारत को कम पानी देता है। ये मैटर है जल विवाद। जल का बंटवारा का मतलब होता है कि जलों को लेकर के इतना चाहिए, इतना ही मिलता है। तो पाकिस्तान भारत के बीच में सिंधु नदी जल विवाद है। इस जल विवाद का निपटारा हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था सिंधु नदी जल विवाद को लेकर। वह समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल विवाद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में हम लोग पढ़ते हैं कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, यमुना नदी जल विवाद, पेरियार नदी जल विवाद, सतलज यमुना नहर विवाद और पोलावरम यानी गोदावरी नदी विवाद इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे कावेरी नदी जल विवाद का कारण क्या है? तो जल का बंटवारा ही है। जल का बंटवारा कर्नाटक आता है, पनिये छेक लेता है बांध बना के, तो उसको तो कम जाएगा ना। गांव में भी देखते हो नहर में बांध बांध लिया तो गांव वाला को पानी जा रहा है, तो झगड़ा करता है। तो यही बात है, कावेरी नदी जल विवाद का कारण है जल का बंटवारा। इस राज्यों के बीच में ये याद रखना है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के बीच में कौन सा नदी जल विवाद है? चारों, इसके बनाम इसके, इसके बनाम इसके, इसके बनाम इसके, तो कावेरी नदी जल विवाद क्लियर हो गया। कृष्णा नदी जल विवाद ये भी क्या है? तो कर्नाटक राज्य द्वारा अलमटी बांध की ऊंचाई बढ़ा देना। क्या किया है कर्नाटक राज्य? कृष्णा नदी पर बांध बना दिया है। वो बांध का नाम है अलीमटी बांध। अलीमटी बांध ऊंचा होगा तो क्या नीचे वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को जाएगा पानी? नहीं जाएगा, तो झगड़ा होगा ही। क्लियर है ना? तो कृष्णा नदी जल विवाद का कारण क्या है? कर्नाटक राज्य द्वारा अलमटी बांध की ऊंचाई बढ़ा देना। तो ये कृष्णा नदी जल विवाद किस राज्यों के बीच में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। यमुना नदी जल विवाद, इसका कारण क्या है? हरियाणा में हाथीकुंड परियोजना का निर्माण हुआ। किस नदी पर? यमुना नदी पर। यमुना नदी पर हरियाणा सरकार ने, हरियाणा राज्य ने हाथीकुंड परियोजना बना दिया। स्वाभाविक परियोजना बनेगा तो पनिया उधर किसको? यूपी और दिल्ली को कम मिलेगा। तो यूपी दिल्ली तो झगड़ा करेगा हरियाणा से, भाई पनिया छोड़ो, हमारा भी किसान है, हमें भी विद्युत उत्पादन करना है। तो कहने का मतलब है यमुना नदी जल विवाद किस राज्यों के बीच में है? यूपी, हरियाणा और दिल्ली। यूपी, हरियाणा और दिल्ली। कारण, विवाद का कारण क्या है? हरियाणा में हाथीकुंड परियोजना का निर्माण कौन कराया? करवाया होगा यमुना नदी पर हाथीकुंड परियोजना हरियाणा सरकार, हरियाणा में है। पेरियार नदी जल विवाद ये है केरल में। केरल सरकार द्वारा मुल्ला पेरियार बांध का ऊंचाई बढ़ा दिया। किस नदी पे? पेरियार नदी पे केरल सरकार ने एक बांध बनाया है, ऊंचाई कर दिया है, बांध का ऊंचा कर दिया। उसका नाम है बांध का मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। केरल द्वारा मुल्ला पेरियार बांध का ऊंचाई बढ़ा दिया, तो दोनों झगड़ा हो रहा है। तमिलनाडु कह रहा है भाई पानी छोड़ो, ये बांध बना दिया, काहे बांध ऊंचा किया है, तुम कम करो, हमें भी चाहिए पेरियार नदी का बांध। केरल का था हमारे क्षेत्र में है पेरियार नदी, अधिक बात है, हम क्यों देंगे, हम बांध बनेबे करेंगे, ऊंचा करबे करेंगे। इसलिए ये विवाद है, झगड़ा है। तो पेरियार नदी जल विवाद किस राज्यों के बीच में? केरल और तमिलनाडु। कारण केरल द्वारा मुल्ला पेरियार बांध का ऊंचाई बढ़ा देना। सतलज यमुना नहर विवाद ये भी क्या है? यमुना नहर विवाद जल का बंटवारा को लेकर, हमको इतना पानी चाहिए, हमको इतना पानी चाहिए। हरियाणा कम पानी देता होगा पंजाब को, इसलिए दोनों में झगड़ा है। तो सतलज यमुना नहर विवाद किस मुद्दा है? जल को बंटवारा को लेकर। कारण किस राज्यों के बीच में? पंजाब, हरियाणा। पोलावरम यानी गोदावरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद का कारण क्या है? जल का बंटवारा। किस राज्यों के बीच में है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में गोदावरी नदी जल विवाद, जिसको बोलते हैं पोलावरम परियोजना विवाद है, ये जल बंटवारा को लेकर है। ये गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी के संबंध में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर गोदावरी नदी पे कौन बांध है? पोलावरम बांध। इसी को जल बंटवारा के लेकर विवाद है। तो चलिए लिखिए इसको। चलिए, आपने देखा कि नदी जल विवाद देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अब ये जल विवाद को, जल विवाद है तो इसका समाधान होगा ना, और समाधान करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान होगा। संविधान में कहीं लिखल होगा बातें, तो कहाँ लिखा हुआ है? तो आप समझिएगा। अगला है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान हेतु संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में कहाँ लिखा हुआ? तो संविधान के अनुच्छेद 262 के 1 में कहता है, लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा, संसद के भारत में कोई भी कानून, कोई भी विधेयक बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। संसद ही सर्वोच्च, भारत में विधि बनाने के मामले में संसद सर्वोच्च है। ऐसे अगर पूछेगा कि भारत में सबसे सर्वोच्च है, ऑप्शन में है ए संविधान, बी में संसद, सी में न्यायपालिका, डी में कुछ और, तो मारना है संविधान। संविधान के अंदर, संविधान के ही तहत में सब लोग विधि बनाएगा, तो फाइनली सबसे सर्वोच्च होगा संविधान। लेकिन विधि बनाने के मामले में, कानून बनाने के मामले में, अधिनियम बनाने के मामले में सबसे सर्वोच्च कौन संस्था है? संसद है। तो संसद कहता है अनुच्छेद 262 की संसद अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण एवं विवाद के निर्णय के लिए, अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण नहीं बताए थे कि हमरा चाहिए पानी, हमरा चाहिए पानी, जल वितरण कि इस राज्य को इतना जल मिले, इस राज्य को इतना जल मिले, जल का वितरण। एवं अगर झगड़ा है जल के मामले में, तो उसको निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठन करने की शक्ति रखता है। विशेष अधिकरण गठन मतलब एक न्यायालय टाइप का, सुनवाई के लिए। क्लियर हो गया ना? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नदी जल विवाद का सुनवाई नहीं होगा, बल्कि संसद द्वारा एक अधिकरण बनाया जाएगा। वह अधिकरण कैसा होगा? तो अर्थ न्यायिक अधिकरण होगा। वही फैसला करेगा कि इस राज्य को इतना जल मिलना चाहिए, इस राज्य को इतना, झगड़ा मामला को निपटारा करेगा। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण एवं विवाद के निर्णय के लिए एक विशेष अधिकरण गठन करने की शक्ति रखता है। कौन? संसद। विशेष अधिकरण गठन करने की शक्ति किसके पास है? कौन गठन करेगा? संसद के पास है। संसद ही देखेगा कि फलना राज्य के बीच, फलना राज्य के बीच फलना नदी के जल विवाद को लेकर मुद्दा है, झगड़ा कर रहा है, तो चलो इसको निपटारा करो। तब यह एक विशेष अधिकरण गठन कर देगा और उस अधिकरण को भेज देगा कि भाई इसको मामला को निपटाइए। तो कौन रखता है? संसद रखता है। संसद अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण एवं विवाद के निर्णय के लिए एक विशेष अधिकरण गठन करने की शक्ति रखता है। विशेष अधिकरण का मतलब होता है एक न्यायालय संस्था, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समान होगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, वो अलग से होगा। अगला फिर कहता है अनुच्छेद 262 के 2 में, संसद जो कानून बनाएगा, अधिकरण का गठन करेगा, उसमें यह लिख दे कि इसके निर्णय में, इसके कार्यवाही में, इसके बहस में कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लिखा है अनुच्छेद 262 का 2 कहता है कि संसद यदि विधि में मतलब विशेष अधिकरण का गठन करने वाला विधि, जैसे विधि ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम, इसमें ये जो पारित किया संसद, इस संसद ने पारित किया है, तो लिख दिया संसद, इसमें यह लिख दिया है इसके जो निर्णय होगा उस निर्णय में कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखो लिखा है विधि में यह निर्दिष्ट कर दे, निर्दिष्ट का मतलब होता है लिख देना, उल्लेखित कर देना कि विशेष अधिकरण
के न्यायिक निर्णय में, यानी विशेष अधिकरण जो अदालत बना, विशेष अदालत या अधिकरण एक ही बात हुआ, जो बना और वह विशेष अदालत जल विवाद के मामले में कोई फैसला दिया, कोई निर्णय दिया, तो कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। छोटका न्यायालय से लेकर बड़का न्यायालय तक। छोटका न्यायालय जिला में रहता है, सत्र न्यायालय कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी न्यायालय छोटका से लेकर बड़का तक इसके निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय भी उस अधिकरण मतलब जो विशेष अदालत बना के कार्यवाही एवं उसके कार्यवाही का मतलब होता है बहस, ठीक है, निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। याद हुआ, समझा? अगला तो अनुच्छेद 262 के तहत जो प्रावधान है 1 और 2 में, उसके तहत संसद को इस शक्ति है बनाने का। तो कौन कौन अधिनियम पारित किया नदी को लेकर? तो पहला नदी बोर्ड अधिनियम 1956, दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो नदी का विकास करना है तो किस अधिनियम काम करेगा? नदी का विकास करना है, नदी के माध्यम से विकास, जैसे नदी में बांध बनवाना है, नदी का पानी साफ रहे, नदी को कोई हानि नहीं पहुंचे, नदी पर बांध बने, तो ये सब का काम जो होगा किसके कौन अधिनियम का तहत? नदी बोर्ड अधिनियम 1956। नदी पर जो बांध बनता है, देखते हो ना, नहर वहर निकाला जाता है, तो इस अधिनियम के तहत बनता है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। और जल बंटवारा को लेकर झगड़ा जो होता है तो उसका निपटारा किस अधिनियम के तहत? 1956। और वर्तमान में इसी को संशोधन कर दिया, इसमें कुछ कमियां था, झगड़ा बनल रहता था, निपटारा जल्दी नहीं होता था, तब जल वितरण को लेकर, नदी जल विवाद को लेकर एक संशोधन अधिनियम आया, उसका नाम है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम 2017। तो अभी कौन है? 56 की 17 काम कर रहा है, 17 काम कर रहा है अभी वर्तमान में। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम 2017, 56 को संशोधन कर दिया था। पहला था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 56, इसको संशोधित करके वर्तमान में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम 2017 लाया गया। चलिए लिखिए, चलिए अगला है नदी बोर्ड अधिनियम। आपने देखा नदी बोर्ड अधिनियम को समझिए 1956। नदी बोर्ड अधिनियम क्या है? तो अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों, अंतर्राज्यीय नदियों का मतलब भारत के अंतर्गत हर एक राज्य में जितना नदी है, तो उस नदी को या उस नदी के घाटी, उस नदी में घाटी के लिए नियम बनाना और विकास हेतु क्या चीज का गठन का प्रावधान है? यानी नदी बोर्ड का काम क्या है? नदी बोर्ड का काम है कि देश के अंतर्गत जितने नदी है हर राज्य में, उसके विकास एवं नदी का विकास एवं नदी एवं उस नदी घाटी का विकास हेतु यानी नियम बनाने हेतु कार्य करना। कौन कार्य करता है? नदी बोर्ड। नदी बोर्ड देखो प्रावधान है नदी बोर्ड अधिनियम में कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के नियम एवं विकास हेतु क्या चीज का गठन होगा? इसका मतलब है नदी बोर्ड का काम क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के नियम एवं विकास, यानी विकास करना। नदी बोर्ड का काम यही होना है। जब इस अधिनियम का काम है कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के नियम एवं विकास हेतु नदी बोर्ड का बनाना, गठन करेगा, तो इसका काम वो हो जाएगा। यानी जितना भी भाखा नागल परियोजना, हीराकुंड बांध, सतलज नहर परियोजना, इंदिरा गांधी, दामोदर घाटी, कोसी नदी परियोजना, सोन नहर परियोजना, गंडक नहर परियोजना, त्रिवेणी नहर, जितना भी आप नदी से देखे हैं सभी नदी बोर्ड का ही काम है बनाना। क्लियर हो गया? किस अधिनियम के तहत नदी बोर्ड करेगा? नदी बोर्ड अधिनियम 1956। नदी बोर्ड का गठन हेतु अनुरोध कौन करेगा? केंद्र सरकार से। राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार को कहेगा कि भाई मेरे राज्य में ये नदी है, यहाँ पे एक जो है बोर्ड बना दीजिए, बिहार राज्य नदी बोर्ड। क्लियर हो गया? तो अनुरोध करेगा राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार अनुरोध नहीं भी करेगा तो केंद्र सरकार बना सकता है, उसका विवेकाधिकार है।
जैसे नदी बोर्ड का गठन करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास नहीं, अनुरोध करेगा राज्य सरकार केंद्र सरकार से। ठीक है, अब लिखें केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर नदी बोर्ड का गठन कर सकता है। अगर नहीं भी राज्य गठन अनुरोध किया तो भी केंद्र सरकार अपने विवेकानुसार भी नदी बोर्ड का गठन कर सकता है। इसका मतलब है उसका अनुरोध को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं है। ये अपना विवेक देखेगा कि वो अनुरोध कर रहा है तो भी गठन करेगा, अनुरोध कर रहा है तो भी नहीं गठन कर सकता है, और नहीं भी अनुरोध करेगा तो भी गठन कर सकता है। बाध्यकारी नहीं है केंद्र सरकार। नदी बोर्ड का गठन का अधिसूचना कौन जारी करता है? केंद्र सरकार, कि हम गठन कर दिए बिहार राज्य के लिए नदी बोर्ड, आंध्र प्रदेश के लिए नदी बोर्ड, झारखंड के लिए, तो अधिसूचना जारी होगा ना, पेपर ऊपर में आता है, गजट में आता है। तो इसको ये था नदी बोर्ड अधिनियम 1956। समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, अब देखिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। जल विवाद का निपटारा के लिए पहला अधिनियम यही है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि जल विवाद का निपटारा हेतु अधिकरण का गठन का प्रावधान है। न्यायिक अधिकरण, जल का विवाद का निपटारा हेतु एक अधिकरण का गठन का क्या है? प्रावधान। एक अधिकरण होगा जिसका रूप कैसा होगा? न्यायिक होगा। वो मामला को जांच करेगा, फिर सुनवाई करेगा, फिर निर्णय देगा। अधिकरण का गठन हेतु अनुरोध कौन करेगा? राज्य। और अगर राज्य सरकार अनुरोध नहीं किया तो क्या गठन करेगा कि नहीं? केंद्र सरकार करेगा, उसका विवेकाधिकार है। क्लियर है? चलिए, जल विवाद अधिकरण का गठन करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। जल विवाद का मुद्दा को न्यायिक अधिकरण के पास हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। जैसे एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो अधिकरण गठन कर दिया, उस मामला को कहाँ पहुँचाया? दोनों राज्य के बीच में झगड़ा का जो मुद्दा है, मामला को कहाँ ले गया? केंद्र सरकार कहाँ भेज दिया? न्यायिक अधिकरण के पास, कि भाई आप देखिए दोनों झगड़ा कर रहा है। यही है कि जल विवाद के मुद्दे को न्यायिक अधिकरण के पास हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य। और एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में झगड़ा कर रहा है जल विवाद को लेकर, तो उसमें कभी झगड़ा होता है, कभी समझौता होता है, झगड़ा होता है, समझौता होता है। तो जो मुद्दा है दोनों राज्यों के बीच में, जो मुद्दा है दोनों राज्यों के बीच से निकाल कर का न्यायिक अधिकरण के पास कौन पहुंचा देता है? हस्तांतरित करता है केंद्र सरकार। अब क्लियर हुआ समझने का? ये अधिकरण का निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इसमें कि अगर न्यायालय यानी न्यायिक अधिकरण जो है, न्यायालय मतलब यहाँ न्यायिक अधिकरण जो फैसला देगा उसको कहाँ प्रकाशित किया जाएगा? सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। क्लियर है? ये प्रावधान था। अधिकरण का कार्य एवं शक्तियाँ, जो अधिकरण न्यायिक अधिकरण गठन होगा उसका कार्य एवं शक्तियाँ क्या है? तो मामले की जांच करता है, करेगा, निर्णय की सुनवाई करेगा। इसका निर्णय कैसा होगा? अंतिम निर्णय होगा। इसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, और जितना राज्य लड़ रहा है सबको मानना क्या होगा? इसका निर्णय को बाध्यकारी होगा, कोई मिक माक नहीं करेगा। इसका निर्णय को मानना सभी पक्षों के लिए, पक्षों मतलब जो राज्य लड़ रहा है, पक्षों के लिए क्या होगा? बाध्यकारी हो जाएगा। किसका निर्णय? जो अधिकरण गठन होगा उसका। एससी एवं एचसी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसके निर्णय में हस्तक्षेप, किसके निर्णय में? न्यायिक अधिकरण के जो गठन होगा, जो सुनवाई करेगा। क्लियर है? अब इस अधिनियम में कमियां क्या था, क्या सीमाएं थी, क्या उल्लेख नहीं किया गया था? तो निर्णय देने के लिए कोई एक निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया। इस अधिनियम में इस अधिनियम के तहत जो न्यायिक अधिकरण का गठन का प्रावधान था उसमें ये समय सीमा नहीं लिखा गया कि भाई कोई मुद्दा को आप सुनवाई कीजिएगा तो इतने दिन में कीजिए, 1 साल में, 6 महीना में। तो इससे क्या होता था? मामला पड़ा रहता था।
मामला पड़ा रहता था, जल्दी फैसला नहीं होता था, झगड़ा कारण बनता था। न्यायिक अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य होता है कि ऊपरी आयु की सीमा निर्धारित नहीं है, तो वो कितना दिन तक अध्यक्ष के पद पर रहेगा। कोई सदस्य कितना दिन तक न्यायिक अधिकरण के सदस्य के पद पर रहेगा। ऊपरी सीमा 60 बरस, 62 बरस, 65 बरस नहीं था। क्लियर है ना। अधिकरण का न्यायिक रिपोर्ट को प्रकाशित करने की समय सीमा नहीं थी। मतलब जो न्यायालय फैसला देगा, न्यायिक अधिकरण जो फैसला देगा उसके रिपोर्ट को प्रकाशित करने की भी सीमा नहीं थी। अगर फैसला आज दिया तो रिपोर्ट प्रकाशित 1 साल 2 साल के बाद होता था। तुरंत फैसला दे देना चाहिए था। फैसला दिया तो तुरंत रिपोर्ट दे दो, प्रकाशित कर दो गजट में, ताकि पूरा दोनों राज्य जान जाए, केंद्र सरकार जान जाए, हम लोग जान जाए कि भाई से जल विवाद में ये फैसला हुआ। क्लियर है। इसका मतलब है कि ये कमियां थी, इसलिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 2017 आया। 17 क्यों आया होगा? ये कारण नहीं, ये कमियां के कारण आया। ये कमियां था तो कमियां दूर करने के लिए ना संशोधन होता है। संशोधन क्यों होता है कि कोई कमी रह गया, चलो अगला में पूरा करेंगे। तो ये कमियां था 56 में, इसलिए इस कमियां को दूर करने के लिए नदी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 आया। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? निर्णय देने के लिए कोई एक निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं। न्यायिक अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की ऊपरी आयु की सीमा निर्धारण नहीं, और अधिकरण का न्यायिक रिपोर्ट में प्रकाशित करने का भी समय सीमा का उल्लेख नहीं था। याद रखना, क्या नहीं था, क्या है। ये है वाला हो गया, ये दोनों प्रावधान और अधिकरण का कार्य एवं शक्तियां है वाला हो गया, किसमें है लिखा हुआ इस अधिनियम में, और ये लिखा हुआ नहीं, यानी ये क्या था, कमियां था। क्लियर है। तो चलिए इसको लिखिए। चलिए अब लास्ट है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम 2017 जो भी चल रहा है। इसमें क्या है, परिचय समझिए। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। संशोधन किया गया और लाया गया क्या? लाया गया अधिनियम 2000। ये है, इसका मतलब ये हुआ। अब संशोधन का कारण क्या था, पहले भी बता दिए कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की कुछ कमियां रह गई, तभी तो इसको लाया गया। कमियां क्या था? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की कमियां क्या है? तो इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में निर्णय देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा का ना होना। अगला, अध्यक्ष या सदस्यों की ऊपरी आयु की सीमा निर्धारित ना होना। अगला, अधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित करने की समय सीमा ना होना। ये 3 मुख्य कमियां के कारण संशोधन विधेयक 2017 लाया गया। अब प्रावधान, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम विधेयक 2017 में क्या प्रावधान है? तो पहला है विवाद निवारण समिति का गठन, ठीक है। दूसरा है अधिकरण का गठन का प्रावधान। देखो, विवाद निवारण समिति गठन इसमें आया, पहले नहीं था। दूसरा, अधिकरण का गठन का प्रावधान पहले में भी था, यहाँ भी है। और तीसरा, केंद्र सरकार को अधिकार। 3 भागों में बांट दिए। विवाद निवारण समिति गठन का प्रावधान क्या है? तो इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 वर्ष का समय सीमा मिलेगा तथा अधिकतम कितना, मतलब न्यायिक अधिकरण, ये जो अधिकरण है, जो न्यायिक अधिकरण है, ये जो निर्णय देगा, ये निर्णय कहाँ भेजेगा? समिति के पास। यानी न्यायिक अधिकरण जो निर्णय देगा, ये अपना निर्णय का रिपोर्ट किसके पास भेजेगा? विवाद निवारण समिति के पास। और विवाद निवारण समिति जो है अपना रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को। किसको देगा? केंद्र सरकार को। ये केंद्र सरकार को देगा। ये भेजेगा निर्णय को इसके पास, ये केंद्र सरकार के पास। क्लियर हो गया? आप समझो। इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 वर्ष समय सीमा मिलेगा कि 1 वर्ष में आप सौंप दीजिए सरकार को। और अधिकतम आपको कितना बढ़ाया जाएगा? अगर 6 माह से अधिक नहीं। अगला, यदि अगर 1 वर्ष में नहीं दिया और 6 माह भी बढ़ा दिया तो भी नहीं दिया, तब क्या होगा? तो यदि विवाद का निवारण समिति के द्वारा नहीं हो पाएगा, तो सभी मौजूदा अधिकरण, जो अधिकरण है गठन,
उसको क्या कर दिया जाएगा? भंग। पुनः नया गठन करेगा और जो इसके पास जो मामला है उस मामला को जो नया गठन होगा उसके पास क्या करेगा? भेजेगा, हस्तांतरित करेगा। कौन हस्तांतरित करने की शक्ति किसके पास है? किसके? संसद, केंद्र सरकार। यदि विवाद का निवारण समिति के द्वारा नहीं हो पाएगा तो सभी मौजूदा अधिकरण को भंग करते हुए कौन भंग करेगा? केंद्र सरकार भंग करेगा। ये यहाँ क्या समझाना बार बार? संसद नहीं, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भंग कर देगा और जो इसके पास मामला है वहां से उठा के फिर किसको हस्तांतरित करेगा? केंद्र सरकार। नए का जो गठन करेगा उसको। क्लियर हुआ यहाँ तक कौन सा? चलो अब आते हैं दूसरा, अधिकरण गठन का प्रावधान। अधिकरण को कितना समय मिलेगा विवाद को निर्णय देने का? 2 वर्ष मिलेगा। ठीक है। रिपोर्ट सौंपने का 1 वर्ष और निर्णय का 2 वर्ष। रिपोर्ट सौंपने का 1 वर्ष, निर्णय का 2 वर्ष और बढ़ाया जाएगा निर्णय में कितना? 1 वर्ष और रिपोर्ट सौंपने में कितना बढ़ाया जाएगा? 6 माह। तो अधिकरण को 2 वर्ष में विवाद का निर्णय देना होगा तथा अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। 1 वर्ष वहां सौंपने का 6 माह बढ़ाया जाएगा, यहाँ 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। वहां सौंपेगा 1 वर्ष समय मिलेगा, यहाँ निर्णय का 2 वर्ष। बढ़ाना वाला समझ लेना एग्जाम में। अधिकरण का निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। अधिकरण के निर्णय को सभी पक्षों के लिए मानना क्या होगा? कोई मिकमाक नहीं करेगा, जैसे तुम मंथरा वाला रोल करती हो। आगे, इसके निर्णय में एससी एवं एचसी का हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हस्तक्षेप पहले भी लिखा दिया, नहीं होगा। इसका निर्णय किसके निर्णय के समान लागू होगा? एससी मतलब सिविल ट्राइबल, सुप्रीम कोर्ट। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समान लागू होगा। यहाँ हाई कोर्ट नहीं लिखे हैं, हाई कोर्ट लिखे हैं, ध्यान रखना एग्जाम में। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समान ही लागू माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है किसी मर्डर में, कोई और केस में, तो वो जो लागू होता है या जनता के हित में या सरकार संविधान के मामले में, कुछ भी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो वो जो फैसला पूरे भारत में लागू माना जाता है। उसी तरह ये जो जल विवाद के, ये जो अधिकरण है जल विवाद के मामले में फैसला देगा तो दोनों का फैसला क्या होगा? एक समान लागू माना जाएगा। क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, यहाँ ध्यान रखेगा। केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया इसमें अलग से। ये कहा गया इस अधिनियम में कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि जल बंटवारा को लेकर 2 राज्यों के बीच तनाव का स्थिति है तो वो अलग से भी नियम बना सकता है इसको छोड़कर निपटारा के लिए। यानी केंद्र सरकार तो जल विवाद के निपटारा के लिए अधिकरण का तो गठन करेगा ही, लेकिन इसके सिवाय भी कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इस विधेयक में लिखल है, यह विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि जल की कमी के कारण, जल की, यहाँ सिर्फ एक ही विवाद है, जल की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले तनावपूर्ण स्थिति में जल वितरण से संबंधित नियम बना सकता है। क्लियर हो गया ना? याद रखोगे ये वाला। अधिकरण का निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का प्रावधान को इस अधिनियम में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। प्रावधान को क्या कर दिया गया? अधिक पहला में था 56 में कि सरकारी गजट में प्रकाशित होगा ना, लेकिन 2017 में क्या किया गया कि अधिकरण का निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का प्रावधान को क्या कर दिया गया कि अब कोई जरूरी नहीं है प्रकाशित करना। गजट सरकार का एक आदेश जो सारे जनता पढ़े, उसमें राष्ट्रपति का, अगर भारत सरकार गजट प्रकाशित करता है तो राष्ट्रपति का शासन होता है, ये हस्ताक्षर होता है, लिखा रहेगा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के आदेश। और बिहार सरकार अगर जारी किया तो लिखा रहेगा बिहार राज्यपाल के आदेश। हम दिखा देंगे गजट कैसा होता है, ब्लॉक से लाकर उसी गजट कहते हैं। बिहार सरकार का गजट, भारत सरकार का गजट देख लेना। वो एक आदेश है, एक कानून है वो गजट, उसको सबको मानना है। समय भी तो सब निकलता है। अब देखो ये जितना बीपीएससी का नियम जो चेंज हुआ उसमें भी लिखा होगा बिहार सरकार राज्यपाल के आदेश।
गजट, ठीक है। तो निर्णय सरकारी गजट में प्रकाशित करने का प्रावधान, कोई सीट आया, बढ़ा, कोई पद को प्रमोशन हुआ, कुछ भी फैसला हुआ सरकार का, कुछ भी निर्णय हो रहा है तो सरकारी गजट में प्रकाशित होगा, जिस पर राज्यपाल का आदेश होगा। बिना राज्यपाल के सिग्नेचर का राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर का हुआ विधेयक नहीं माना जाएगा पास, या वह कानून नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कानून है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो जाए केंद्र सरकार के मामले में और राज्य सरकार के मामले में, राज्यपाल का जब तक सिग्नेचर ना हो जाए तब तक हुआ नहीं माना। सिग्नेचर होगा तभी ना हुआ अधिनियम का रूप लेगा। अधिनियम मतलब गजट, क्लियर हुआ। जो बातें हैं लिखा हुआ अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, तो कहाँ, तो एक 10 पन्ना का 5 पन्ना का एक रहता है, उसको गजट कहते हैं। एक किताब टाइप का रहता है, उसी में सारा बात लिखल रहता है। किताब है, वो किताब के ऊपर में रहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन अधिनियम 2017, उसके अंतर्गत ये सब बात लिखा हुआ, तो पूरे किताब को हम कहेंगे गजट, और उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर रहेगा या राष्ट्रपति का। क्लियर हुआ ठेठ में गजट किसको कहते हैं। तो चलिए, ये था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान हेतु संवैधानिक प्रावधान अधिनियम, आपको हमने बीहद से बता दिया। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी को बार बार आप रिवीजन करेंगे, आपको सारे एग्जाम में सारे प्रश्न बन जाएंगे। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगले क्लास के लिए आप इंतजार करें। भारत के भूगोल में अगला जो टॉपिक है, आपको जो सिलेबस लिखाया गया है वो अगले क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अनुरोध है कि इसको आप जो भी YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको नोट करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही वो आपका अपना बनेगा। जितना बार उसे देखें उतने आप उसके करीब जाएंगे, और नहीं देखेंगे तो आप वो दूर जाएगा। ये सिद्धांत पढ़ाई में भी लागू होता है, समान जीवन में भी लागू होता है, व्यवहारिक जीवन में भी लागू होता है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।